और आज हमारा यूट्यूब और ऐप पर दोनों जगह सेशन है और उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को लास्ट सेशन जो मैंने कराया था उसमें मैंने कोयला संसाधन के बारे में कराया था। ये फैन ऑफ करके इसी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप लोगों को पूरा समझ आया होगा। वैसे तो मैं आज ये कोयला एवं पेट्रोलियम संसाधन वाली क्लास को ही कराने वाला था, बट मुझे एक बार माइंड में ये आया कि क्यों ना एक काम किया जाए, मैपिंग की क्लास करा दी जाए, एक क्लास जिससे आपको बेसिक आइडिया ये हो जाएगा कि भाई किस टाइप से मैपिंग पढ़ाई जाएगी। दूसरा कहीं ना कहीं कारण ये भी था कि पुराने बैचेस में मैपिंग शुरू नहीं हुई थी, तो उन लोगों ने भी हाथों मचा रखी थी कि भाई कह देते हैं पूरा नहीं कराते, ये है वो है। तो फिर मैंने डिसीजन ये लिया कि मंडे टू फ्राइडे जो आपका एक तरह से जो रनिंग शेड्यूल है उसमें तो मैं टॉपिक को ही पढ़ूंगा, लेकिन उसके अलावा जो टाइम मुझे मिलेगा, जैसे सैटरडे का टाइम है या फिर किसी दिन इवनिंग में क्लास लेनी, मेरा कहने का मतलब है कि एक्स्ट्रा टाइमिंग हम लोग मैनेज करके इंडिया के सभी स्टेट की हम लोग मैपिंग को कवर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? आकाश यही रहेगा, बात मुझे इंडिया के हर एक स्टेट की मैपिंग को हम लोग कवर कर लेंगे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। और उसके पीछे उद्देश्य क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल को पढ़ गए, हमने भारत की नदियों के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन वहां पे पूर्ण नदी तमिलनाडु की एक लोकल रिवर है, पुनपुन रिवर बिहार की एक लोकल रिवर है। कई बार ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो रह जाते हैं, तो वो पॉइंट फिर हमारे कैसे कवर होंगे। तो इसका उद्देश्य है मैपिंग का। अगर आप कोई भी हम यूं कह सकते हैं कि आप प्राइमरी स्टैंडर्ड का या फिर आप यूं कह लो कि आप वनडे एग्जाम देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो वहां से आपके लोकल क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अगर आप हायर एग्जाम की तरफ जाते हैं तो वहां पे जैसे मैं मेंस की बात करूंगा, यूपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो वहां पता है क्या है, वहां पे एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के बारे में आपको 30 शब्दों में लिखना होगा, मैप पर लोकेट करना होगा। तो हम ऐसे पॉइंट भी कवर कर जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये टाइटल बाद में चेंज हो जाएगा। आज आपकी जो क्लास है वो मैपिंग की क्लास है और देखते हैं अगर यूट्यूब पर रेस्पॉन्स बहुत बेहतर रहता है तो मुझे लगा कि जैसे पिछले कई सालों में मैंने इतना किया था स्टूडेंट के लिए कि कभी एनवायरमेंट का बैच फ्री कराया, कभी जीएस एसएससी जीएस रिवीजन करके एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें 100 क्लास कराई थी मैंने और हर क्लास में 50 क्वेश्चंस कराता था मैं। बहुत टाइम हो गया था, कुछ नया नहीं हो पा रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब 99% चांस है कि जो मैपिंग की क्लास हो वो फ्री करा दे यूट्यूब पर, सभी के सभी स्टेट की मैपिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए, बस शर्त ये है कि आपको पढ़ाई पर ही फोकस करना है। मजा जब भी आता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं आपको कुछ देने के लिए, आप उसको लेने के लिए तैयार हो तो फिर बात बनती है ना। तो मैं देखता हूं, पूरी कोशिश करता हूं टाइम मैनेज करके। आज आपकी मैपिंग की क्लास है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि मैप होता क्या है, ग्लोब क्या होता है, और उसके बाद फिर हम लोग ये सीखेंगे कि जो मैपिंग है वो कितने प्रकार के मैप होते हैं हमारे, और उसके बाद में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और फिर हम लोग नॉर्थ इंडिया से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल साउथ इंडिया तक पहुंचेंगे, धनुषकोडी तक। ठीक है, चलिए। और हाँ, पेन पेपर लेके बैठना, मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, मजा आएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। और इसीलिए सैटरडे को क्लास लगवाइए कि तसल्ली से आप टॉपिक को खींच पाएंगे बढ़िया तरीके से। मेन पॉइंट ऐसे होंगे, मैं आज जो मैपिंग कराने वाला हूं वो आपको मैपिंग कराने वाला हूं लद्दाख और जम्मू कश्मीर की, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ज्योग्राफी से रिलेटेड यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से आज हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे, चाहे आप यूट्यूब पर हो चाहे आप ऐप पर हो, पेन पेपर लेकर बैठो, ज्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहली बात, एक वर्ड होता है देखो ग्लोब, और एक वर्ड होता है मैप। इसे कहा जाता है हिंदी में मानचित्र। सर दोनों ही आप ऐसे समझ लो कि आप एक शादी में जा रहे हो, और आपके पास जब आप शादी में जा रहे हो तो सूट बूट का होना बहुत जरूरी है, तो बस दोनों उसी का काम करते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है, हमें पृथ्वी के हर एक क्षेत्र के बारे में, हर एक कॉर्नर के बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास पूरे के पूरे अर्थ को मेजर करने का, पूरे के पूरे अर्थ को डिस्क्राइब करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी आकार में इतनी बड़ी है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, सबसे पहले अर्थ का एक मॉडल तैयार किया जाए, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है और इसी से सब कुछ हो रहा है। ये बात समझ पाए आप? तो अगर आपसे पूछा जाता है ग्लोब है क्या, तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी मॉडल ऑफ अर्थ। ये क्या है तो आपका आंसर होगा ये पृथ्वी का प्रारूप है। अगर ये भी समझ में नहीं आती, अब आपसे पूछा जाएगा ग्लोब करता क्या है ना, ग्लोब से हमें फायदा क्या है, इसका यूज क्या है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये है 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। आगे बात समझ में, यानी कि पृथ्वी का त्रिविमीय प्रारूप है। अगर हमें अर्थ को 3D में रिप्रेजेंट करना है, अर्थ को हमें जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है, तो हमें ग्लोब की हेल्प लेनी पड़ेगी। वही मैप क्या होता है, मैप की अगर मैं बात करूंगा तो ये 2D रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, द्विविमीय। ये मैप और ग्लोब में डिफरेंस हो गया। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैप कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है राजनीतिक मानचित्र, एक होता है फिजिकल मैप, भौतिक मानचित्र, और तीसरा एक और होता है थीमेटिक मैप। तीन प्रकार की मैप बताती है एनसीईआरटी। और दोस्तों एक बात बता दूं, इस चीज को जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, अगर आप इसको ऐसे ले जाओगे इतना मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो आप खेल जाओगे, मतलब गड़बड़ कर दोगे मामला। आप इस चीज को ऐसे जानने के लिए पढ़ना जैसे आप हरिद्वार गए गंगा स्नान करने, तो वहां सारी चीजें एक्सप्लोर करके आते हो, आप देख कर आते हो, है ना। आप ऋषिकेश गए या मनाली गए, तो हमें भारत के बारे में जानना है, जो हमारे इनक्रेडिबल इंडिया जैसे बोला जाता है, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। एक बात के लिए माइंड से आप ये निकाल कर बैठना कि एग्जाम ये वो, क्योंकि फिर आपको पता क्या लगेगा, अरे आपने तो सर एक स्टेट की मैप में इतने पेज बर्बाद किए, कैसे तैयार होगा। जबकि हकीकत अगर आप उसको जानने की इच्छा से अगर पढ़ोगे ना, तो चाहे मैं एक स्टेट की मैप में चाहे मैं आपको 10 पेज लिखा दूं, वो 10 पेज याद करने में आपको, मैं कह रहा हूं 10 घंटे को छोड़ो, आपको वो लगभग आपके 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। तो मेरी बात को पूरी तरह से आप समझ पा रहे होंगे। अब तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, आप सभी को अच्छे से पता है पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है। पॉलिटिकल मैप पे हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉर्डर को, है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका आंसर होगा रिप्रेजेंट बॉर्डर। इससे हम सीमा का प्रदर्शन करते हैं। अभी सीमा किसकी हो सकती है, ध्यान से सुनना, सीमा स्टेट टू स्टेट हो सकती है, आया ना, और ये कंट्री टू कंट्री भी हो सकती है, मतलब कोई भी बॉर्डर हो सकता है। जब किसी भी कंट्री के, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के बेस के जब आप बॉर्डर को रिप्रेजेंट करते हो, तो उसी को कहा जाता है पॉलिटिकल मैप, है ना। नीरज का कमेंट है सचिन की सीमा, होश में आ जाओ, मैं सीरियस होकर पढ़ लें। फिर आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, सर अगर हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज की बात करेंगे, ध्यान से सुनना,
ज्योग्राफी की लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो फिजिकल का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि वो सभी के सभी कंपोनेंट्स जो नेचुरली बने हुए हैं, जिनका क्रिएटर नेचर है, उनको इसमें रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको रिप्रेजेंट करना, मैं लिख देता हूं ऑल नेचुरल कंपोनेंट्स, यानी कि सभी प्राकृतिक घटक। जैसे मान के चलो आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और मैं आपको चैप्टर करा रहा हूं माउंटेन वाला, तो जब मैं माउंटेन को वहां पर रिप्रेजेंट करूंगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर ये फिजिकल मैप है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी पे जैसे प्लेट्यू है, बाकी आप आगे खुद समझ पा रहे होगे, जैसे रिवर है, जैसे सॉइल है, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी फिजिकल मैप पर आते हैं। अगर मैं बात करूंगा थेमेटिक मैप की, यानी कि थेमेटिक मैप क्या है, तो आपका आंसर होगा ये इंफॉर्मेटिव मैप होता है। इंफॉर्मेटिव मैप होता है, ये जानकारी देने वाला होता है। इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं अदर कंपोनेंट्स को। जैसे मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्षा का वितरण है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा क्लाइमेट या जलवायु का वितरण है। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन से मैप की जरूरत पड़ती है? थेमेटिक मैप की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ कमेंट करके, तीनों में डिफरेंस समझ आया नहीं आया? हाँ जी बताओ जल्दी से, तीनों में डिफरेंस समझ में आया? एक बार फिर रिपीट करता हूं, ये सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पृथ्वी का प्रारूप क्या कहलाता है, अर्थ का जो मॉडल है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, कट्टर हिंदू नाम से कमेंट आ रहा है, बायोलॉजी कब होगी? आप कमेंट रिपीट मत करो, बायोलॉजी की जब होगी पता चल जाएगा। ओके हाँ जी। मॉडल ऑफ अर्थ जो है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। अर्थ का 3D रिप्रेजेंटेशन ग्लोब कहलाता है, 2D रिप्रेजेंटेशन मैप कहलाता है। मैप तीन प्रकार के होते हैं, मैंने बताया आपको। पॉलिटिकल मैप बॉर्डर से रिलेटेड होता है, फिजिकल मैप नेचुरल कंपोनेंट से रिलेटेड होता है, और जब हम किसी भी इंफॉर्मेटिव मैप को या किसी भी रिप्रेजेंटेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को सॉरी, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा? थीमेटिक मैप कहा जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, अब हम बात करते हैं इंडियन मैपिंग में स्टेट वाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के नॉर्थ मोस्ट यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम क्या है? लद्दाख। बात समझ में आ रही है? सर अगर हम बात करेंगे 2019 से पहले की, तो हमारे भारत में 2019 से पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही भाग हुआ करता था, ऐसा कुछ था। 2019 के बाद हमारे भारत में धारा 370 और 35 ए को हटा दिया गया। धारा 370 और 35 ए को हटाने के बाद प्रेजेंट टाइम में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात समझ में आ रही है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों क्या है? अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। तो हमें जो आज मैपिंग शुरू करनी है वो मैपिंग लद्दाख से शुरू करनी है। आप लोग हेडिंग डालो। लद्दाख का मानचित्र। सबसे पहला पॉइंट होगा मेरा इसमें, जो लद्दाख है वो है क्या? ध्यान से सुनना। लद्दाख जो है ये है हमारे भारत का यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये कब बना, तो आपका आंसर होगा ये बना है 2019 में, अक्टूबर 2019 में बना। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, समझना। अगर मैं बात करूंगा लद्दाख की, तो लद्दाख में टोटल कितने जिले हैं? बताओ कमेंट करके, लद्दाख में कितने जिले हैं? ऋतिक पोरवाल, आप ये दुखना बाद में रो लेना, मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं, मैंने पहले ही बोला था कि इरिटेट नहीं करना है। आगे बात समझ में, टॉपिक पर फोकस कर लो। लद्दाख में कितने जिले हैं बताइए कमेंट करके, एपी कमेंट करके रजिस्टर करके एक बार रिफ्रेश करो। लद्दाख में कितने जिले हैं? सारे लोगों के ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर है। अगर मैं जिलों की बात करूंगा तो जिले कितने हैं? टोटल 2। एक का नाम है लेह और दूसरे का नाम है कारगिल। अब बोर्ड पर फोकस करना, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अगर हम एक्चुअल में देखेंगे तो जो हमारा लेह है वो पूरा का पूरा ये वाला सेक्शन है, लेह इतना होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, कायदे में जो लद्दाख है वो यहां तक इतना होना चाहिए। अब इसमें ध्यान से सुनना, दूसरा जो हमारा सेक्शन है ये वाला, देखो ये तो कारगिल हो गया, साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, और कारगिल के बाद में ये पूरा का पूरा जो इतना भाग है इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को लेह कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि दो क्या नाम है लद्दाख के जिले तो हैं, लेकिन इनमें बड़ा कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? लेह है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारे भारत में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर है। और पता है क्यों प्रॉब्लम ये है? सबसे बड़ी यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या? यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये लद्दाख है, इस लद्दाख का इधर से जो ये वाला क्षेत्र है ना, और इसी लद्दाख का अगर मैं ऊपर की बात करूंगा तो लगभग यहां से ये वाला भाग है, इस पर अधिकार कर रखा है किसने? ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? लद्दाख के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं, इसे कहा जाता है अक्साई चीन। ठीक है जी। और इधर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, पीयूके के अंतर्गत आता है। ये बैठता है टोटल एरिया का लगभग 30%, जबकि ये बैठता है टोटल एरिया का 10%, यानी 40% पार्ट ऐसा है जिस पर अधिकार कर रखा है किसने? एक तरफ से चाइना ने, दूसरी तरफ से पाकिस्तान ने। तो एक एक करके बस अब किसी के बारे में हमें समझना है कि लेह लद्दाख के बारे में क्या मैटर है, क्या है। ओके, मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं इसके बारे में, देखो ध्यान से। पहली बात, जो लद्दाख है ये नॉर्थ मोस्ट रीजन है हमारे भारत का, सॉरी लेह। ये क्या है? भारत का, हमारे भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। अगर मैं यहां की क्लाइमेट की बात करूंगा तो क्लाइमेट कैसी है दोस्तों? यहां पे ये वाला जो भाग है, ध्यान से सुनना, ये ऐसा भाग है हमारे भारत का जो समुद्र से काफी ज्यादा दूरी पर है, और यहां पूरे साल टेंपरेचर डाउन ही रहता है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है। इस वजह से यहां की अगर मैं क्लाइमेट की बात करूंगा तो यहां की क्लाइमेट कैसी है, तो आपका आंसर होगा कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है। कैसी है? कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट है। इसीलिए इसको हमारे भारत का, क्योंकि रेनफॉल ही नहीं होती, समुद्र से ज्यादा दूरी पर स्थित है, इसीलिए इसे हमारे भारत का कोल्ड डेजर्ट एरिया माना जाता है।
इसको क्या माना जाता है? कोल्ड डेजर्ट एरिया माना जाता है, यानी हमारे भारत का ये एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया कि जो लद्दाख है, ध्यान से सुनना, इसको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? तो आपका आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। फिर से एक बार याद करेंगे हम लोग, लद्दाख, ध्यान से सुनना। अगर मैं आगे बात करूंगा तो लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा लेह है और दूसरा जिला कारगिल है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसी में अगला पॉइंट होगा कि यहाँ की क्लाइमेट कैसी है? आपका आंसर होगा कोल्ड क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, इसलिए ड्राई माना जाता है इसको। बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक पॉइंट जानते हैं। मुख्य रूप से हम किसकी बात कर रहे हैं? लेह की। सर अगर आपसे पूछा जाता है कि लेह की लोकेशन क्या है, किस नदी के किनारे लोकेटेड है, तो आपको अच्छे से पता है कि लेह वाले रीजन से एक भारत की ऐसी नदी है, भारत की ही नहीं, एक ट्रांस नदी है जो चाइना से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, एंड दिस रिवर इज कॉल्ड व्हाट? इंडस रिवर। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा, ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा लोकेटेड एट बैंक ऑफ इंडस रिवर। ये कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये सिंधु नदी के किनारे पर है। साथ ही साथ पॉइंट याद होते जा रहे हैं ना, कहां पर? ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा लेह की, तो इसमें और क्या खास बात है? बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है सर? अगर मैं ईस्ट की बात करूंगा तो ईस्ट में कौन सा रीजन है? अक्साई चीन रीजन है। कौन सा क्षेत्र है? अक्साई चीन। ठीक है जी। अगर मैं इसके साउथ की बात करूंगा तो साउथ में क्या पड़ता है? एक तो पड़ता है कारगिल, और आगे अगर मैं बात करूंगा तो और पड़ता है फिर हिमाचल। भैया मैप देखो, मैप के अकॉर्डिंग लेह के साउथ में क्या होगा? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा होगा, ये कारगिल हो गया है ना। और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो साउथ ईस्ट में क्या आएगा? सॉरी साउथ वेस्ट में क्या आएगा? तो आपका आंसर होगा साउथ वेस्ट में है इसकी जम्मू कश्मीर। अगर पूछा जाता है इसके ईस्ट में वेस्ट में क्या है, तो जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में आता है गिलगित रीजन। और नॉर्थ में अगर पूछा जाता है नॉर्थ में क्या है, तो आपका आंसर होगा चाइना है। नॉर्थ में कौन सा देश है? चाइना है। बात क्लियर है यहाँ पे? चलिए अगला पॉइंट होगा दोस्तों इसी में, मैंने कहा अगर मुख्य नदी का नाम पूछा जाता है तो यहाँ कौन सी मुख्य नदी है? तो आपका आंसर होगा सिंधु नदी जो है यहाँ की मुख्य नदी है। और आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट और होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन मौजूद है। तो अगर आपसे माउंटेन का नाम पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी माउंटेन मौजूद है, तो देखो ध्यान से आप कौन कौन सी माउंटेन बताओगे। भाई यहाँ पे इस टाइप से क्या फैला हुआ है? काराकोरम रेंज। उसके बाद में कौन सी रेंज है? यहाँ पे लद्दाख रेंज। और लद्दाख के नीचे कौन सी है? जास्कर रेंज। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन सी रेंज के बीच में लोकेटेड है, तो आपका आंसर होगा काराकोरम एंड जास्कर रेंज। इसी में है लेह। काराकोरम और जास्कर श्रेणी के मध्य है। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। इसको डिवाइड कर लेंगे तब पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूं ईस्ट लद्दाख के बारे में या फिर ईस्ट लेह के बारे में। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम लोग अब डिस्कशन करने वाले हैं अक्साई चीन के बारे में। ओके देखो ध्यान से, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अक्साई चीन है क्या। देखो जब भी आप फोकस करोगे इंडिया के मैप पर, तो आपको जानकारी हासिल होगी कि यहां से लगभग ये वाला जो क्षेत्र है, इस पर हमारे भारत का अधिकार नहीं है। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर है यहां तक? चलिए इसी को क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इसमें हाथ से मैं बनाऊंगा डिजिटल मैप उठाऊं गूगल से? जल्दी बताओ अक्साई चीन की अगर मैं बात करूंगा तो ये है क्या? तो आपका आंसर होगा ये है इंडियन रीजन ऑफ लेह। एक्चुअल में ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये भारतीय लेह का क्षेत्र है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई इसकी? ठीक है गूगल मैप का यूज करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई इसको इन्वेडेड कर लिया, इन्वेडेड बाय चाइना। कब? 1962 में। चीन ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कब? 1962 में। चीन ने जब 1962 में अधिकार कर लिया तो प्रेजेंट टाइम में क्या है? अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहां पर क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा है। यहां पर क्या है? वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा क्या करती है इसको? भाई इधर वाला ये पूरा का पूरा रीजन क्या हो जाएगा? लेह। तो ये क्या करती है? इसको सेपरेट करती है। ये क्या करती है? इसको लेह से अलग करती है। ये बेसिक जानकारी आपको पहले से थी, मैंने बस रिवाइज कराई है। बात समझ में आ रही है? अब अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना समझना। अब यहां पे क्या है ना, विवाद होना शुरू हुआ। विवाद शुरू होता है और इस वाली तरफ पे कहां कहां क्या क्या विवाद है उनको हम नॉर्थ से साउथ की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहां इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, और इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाता है? दौलत बेग ओल्दी, डीबीओ बोला जाता है इसको। ठीक है जी, इसे क्या कहा जाता है? जो आपको लोकेशन ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास एटलस हो तो आप ओपन करके बैठो, आगे से मैं आपको बताता चलूंगा। एटलस आप ओपन करके बैठना, क्योंकि अचानक से मैंने क्लास रख दी। ठीक है तो एटलस आप लोग ले लो, ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूं, वहां पे क्या है? दौलत बेग ओल्दी। सबसे पहली बात ये कहां पर स्थित है? एकदम नॉर्थ मोस्ट पॉइंट पर है, नॉर्थ मोस्ट बॉर्डर रीजन है ना, चाइना और इंडिया। ये है क्या? भारत और चीन सीमा का उत्तरी बिंदु है। क्या है ये? भारत और चीन की सीमा का उत्तरी बिंदु है। मतलब मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि यहीं से एलएसी का बॉर्डर शुरू हो रहा है।
यहां पर हमारे भारत की एक नदी बहती है यहां से यूं, ठीक है, यहां पर क्या है, हमारे भारत की एक नदी बहती है और इस नदी का नाम है श्योक। आप याद रखना, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर आप सीधा सीधा ये बोलो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दरबुक नामक स्थान से लेकर के दौलत बेग ओल्दी तक जाने के लिए एक 255 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है, जिससे कि जो एलएसी बॉर्डर है उस एलएसी बॉर्डर पर हमारी सेना की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो। बात समझ में आ रही है? और ज्यादा स्थिति मजबूत हो। तो लेह का जो दरबुक क्षेत्र है, उस दरबुक क्षेत्र से ध्यान से सुनना, यानी जो हमारे इंडिया का जो दरबुक क्षेत्र है, दरबुक क्षेत्र से इसको कनेक्ट करता है दौलत बेग ओल्दी को एक रोड जिसकी लंबाई कितनी है, 255 किलोमीटर है। मैं इस बात को लिखता हूं यहां पे, है ना। कनेक्टेड विद दरबुक, DSDBO रोड, 255 किलोमीटर। बात बराबर यहां तक? चलिए मैं लिख देता हूं, दरबुक से DSDBO सड़क द्वारा जुड़ता है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, दौलत बेग ओल्दी किस देश का पॉइंट है, हमारे भारत का है। बात समझ में आ रही है? कहां स्थित है? एकदम नॉर्थ मोस्ट रीजन में स्थित है। कोई दिक्कत यहां से? अब दोस्तों इस डीबीओ से जब आप नीचे की तरफ आओगे, दौलत बेग ओल्दी से नीचे की तरफ आओगे आप, है ना, तो इससे नीचे की तरफ आने पर एक और पॉइंट पड़ता है जो बिल्कुल यहीं पर बॉर्डर पे है। सीक्वेंस में बता रहा हूं मैं, इसे कहा जाता है दीपसांग प्लेन। क्या कहा जाता है इसको? दीपसांग मैदान कहा जाता है। तो हमारे पास अब दूसरा पॉइंट क्या है स्टडी करने के लिए, आपका आंसर होगा दीपसांग प्लेन। दीपसांग प्लेन की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या है, ये है हाई एल्टीट्यूड प्लेन, है ना, ये है ऊंचाई पर स्थित मैदान और ये कहां पर स्थित है, नियर डिस्प्यूटेड रीजन, ये विवादित क्षेत्र के पास है। जो स्टूडेंट लंबी थ्योरी लिखने के मूड में नहीं होते हैं वो वन लाइनर पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार पूरा रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से मैंने क्या बताया अब तक, मैंने क्या बताया देखो ध्यान से। मैंने बताया सर मैप क्या है, ग्लोब क्या है, ये तो बता ही दिया। उसके बाद हमने पढ़ा लद्दाख यूनियन टेरिटरी 2019 में बना, दो जिले हैं लद्दाख के, पहला है लेह, दूसरा कारगिल। लेह के बारे में मैंने आगे बताया कि नॉर्थ मोस्ट रीजन है, यहाँ की क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई है, इसलिए इसको कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट में रखा जाता है ना, टुंड्रा क्लाइमेट भी कह सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं। लेह के बारे में मैंने बताया कि लेह किस नदी के किनारे स्थित है, मैंने कहा सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हमने कहा कौन कौन सी यहाँ माउंटेन मौजूद है, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, 3 माउंटेन रेंज यहाँ पर मौजूद है। फिर हमने पढ़ा कि इसके ईस्ट में क्या है, अक्सई चीन वाला रीजन है। फिर हमने पढ़ा कि इसके साउथ में क्या है, कारगिल और हिमाचल है। साउथ वेस्ट में जम्मू कश्मीर है, वेस्ट में गिलगित बाल्टिस्तान है, नॉर्थ में चाइना है। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, NH1 और NH3 ये किसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं लेह और श्रीनगर को, नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और NH3 कनेक्ट करता है लेह को किसके साथ, मनाली के साथ। मतलब जो आपके माइंड में ख्वाब आते होंगे ना कि सिलेक्शन होने के बाद रेंटल जो बाइक मिलती है वहां पे बाइक लेके आराम से जाना है, गाना सुनते हुए चला जाता हूं किसी भी धुन में, किसी भी मस्ती में, क्या बोलता है वो, दिल की तराने लिए हुए। तो अगर आप बाकी में एडवेंचर करना चाहते हैं और आपके माइंड में वो जो नेचर ब्यूटी चलती होगी, आप रील वगैरह में, वीडियो वगैरह में देखते होगे, तो वो नेशनल हाईवे NH3 वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा माउंटेनियस हाईवे है ये, ठीक है। तो याद रखना NH3 जो है, NH3 लेह और मनाली को कनेक्ट करता है, NH1 लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। एक ही करके मैंने इसका सेक्शन आपको पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है 1962 में चाइना ने इस पर अधिकार कर लिया। LAC लाइन है जो इस क्षेत्र को हमारे लद्दाख से अलग करती है, और नॉर्थ LAC लाइन है जो इस क्षेत्र को हमारे लद्दाख से अलग करती है। और नॉर्थ से जब हमने बॉर्डर को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले क्या पड़ता है यहाँ पे, दौलत बेग ओल्दी पड़ता है। उससे जब नीचे आएंगे तो देपसांग का मैदान पड़ता है। अब हमें और नीचे आना है तो तीसरे नंबर पर जो पड़ेगी वो है गलवान घाटी। क्या पड़ेगी, गलवान घाटी। एक्चुअली में एक सीक्वेंस आप लोगों को ध्यान में रखना है, देखो जो गलवान है ये एक गलवान रिवर है और ये जाकर मिल जाती है कौन सी नदी में, सियोक रिवर में। और सियोक रिवर फर्दर किसमें मिल जाती है, इंडस रिवर में। एक बात दोबारा सुनोगे, सिंधु की सहायक नदी का नाम क्या है, सियोक है। सियोक की सहायक नदी का नाम क्या है, गलवान है। तीनों पॉइंट तैयार हुए आपके। प्रॉब्लम क्या है कि जो ये गलवान नदी है, ध्यान से सुनना, इस गलवान नदी, अब ये वाली नदी मैंने कौन सी बना रखी है, सियोक। अब ये गलवान नदी यहां से यूं निकलेगी। अब आप देख पा रहे हो कि इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, अक्साई चीन वाले रीजन से हो रहा है। तो चाइना ने क्या किया, इस नदी के किनारे पर, इस नदी के दोनों तरफ कंक्रीट की रोड बनाना शुरू कर दिया। पहाड़ी क्षेत्र में एक मजबूत पक्की सड़क का बनना एक बड़ा टास्क होता है, और इसकी सबसे बड़ी जो हेल्प मिलती है वो सैनिकों को मिलती है कि जब कभी युद्ध की स्थिति बनती है तो सैनिक बड़ी तेजी से वहां पर आवागमन कर सकते हैं। पहले हमारे भारत के पास यहां सड़कें नहीं थी, तो सियोक नदी को मौत की नदी कहा जाता था, क्योंकि सैनिक पैदल यहां से ट्रैकिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि अगर पैर स्लिप हो गया तो सीधे जाके घाटी में गिरे और वहीं शहीद हो गए। तो सियोक नदी को कहा जाता था मौत की नदी। चाइना ने अपना यहां पे रोड बनाना शुरू कर दिया। भारत ने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक्साइज तुम्हारे पास है, बना लो जब तक जो बनाना है। जैसे ही हमारे भारत ने यहां पर DSDBO रोड बनाया तो चाइना को लगा कि भारत भी अपनी स्थिति को मजबूत करने लग गया है। लॉकडाउन के टाइम पे आपको याद होगा तुरंत बवाल मचना शुरू हो गया, यहां पे सीज फायरिंग का उल्लंघन हो गया, दोनों तरफ से गोली चलना शुरू हो गई। तो गलवान घाटी ये विवाद उस टाइम पर चर्चा में आई थी, और ये बिहार के एक एग्जाम में भी पूछी गई, शायद बिहार एसआई के एग्जाम में पूछी गई थी, कमेंट करो। कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और पता क्या पूछा जाता है, हाल ही में चर्चा में रही गलवान घाटी किन दो देशों के मध्य विवादित है, आंसर क्या होगा आपका, चीन और भारत। ओके, तो मैं लिख देता हूं, जो गलवान घाटी है एक नदी घाटी है, इसको लेकर के चीन भारत विवाद रहता है। आगे बात समझ में। और एक एक्सप्लोरर था जिसका नाम था गुलाम रसूल गलवान, उसने क्या नाम है, अंग्रेजों को ये रास्ता दिखाया था कि आप यहां से यूं होकर के चाइना के लिए भी जा सकते हो। इसी बात से खुश होकर अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, इस नदी का नाम जो होगा ना वो तुम्हारे नाम पे रखा जाएगा, यानी कि गलवान नदी। तो जो ये गलवान है ये हमारे भारत का एक एक्सप्लोरर हुआ करता था, उसके नाम पर इसको रखा गया है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या पड़ेगा यहाँ पे, डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्दी पड़ेगा, उसके बाद दीपसांग प्लेन, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या पड़ेगी ये, तो आपका आंसर होगा गलवान। कौन सा क्लास पॉइंट पड़ेगा, गलवान घाटी। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा भैया हो गया ये। अब आ जाओ चौथे पॉइंट पर। जो चौथा पॉइंट है वो है पेगोंगसू लेक। पहले ईमानदारी से बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं, सच सच बताना, जो भी हो, झूठ नहीं, ठीक है।
यहाँ पे देवसांग प्लेन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है, राज्य करके वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे किस राज्य में है या कहां पर है, आप बोलोगे लद्दाख में स्थित है। ठीक है, किधर स्थित है, लोकेशन मैंने बता दी, उधर ही सीक्वेंस में चलना है। मैं 3 पॉइंट बता चुका हूं, नॉर्थ टू साउथ सबसे पहले आएगा दौलत बेगोल, उसके बाद आएगा देवसांग प्लेन, उसके बाद गलवान वैली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आएगा पैगोंग सू लेक। इसका भी क्या बवाल है, देखो ध्यान से। पैगोंग सो झील। अब आप लोगों की डिमांड है कि नहीं सर डिजिटल मैप उठाओ, तो मुझे 1% दिक्कत नहीं है। पता है एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे ये हुई, मैं लेट हो गया, नहीं तो ये मैप ना पहले से मैं डाउनलोड करके डाल लेता ना, वो ज्यादा ठीक रहता। दरअसल में मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, मैं बनाता रहता हूँ हाथ से, तो फिर अब आप लोगों की स्पेशल डिमांड आई है, नहीं सर हम तो ये अच्छा है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा। सेव इमेजेस हो गया, वेरी गुड। बस 1 मिनट का टाइम दोगे। चलो भाई हो गया काम। इस मैप पर फोकस करो आप। देखो एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। ये हमने अभी पढ़ लिया, अक्साई चीन वाला रीजन है, राइट, यहां से हम यूं आ रहे हैं। ये गलवान वैली हम पूरा कर चुके हैं, इसमें देवनीर का वो भी हमने पढ़ लिया। गलवान वैली से नीचे की तरफ आएंगे तो हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है गर्म जल का स्रोत, इसकी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पे ये दिख रही है बॉर्डर पे, यहाँ पर ये एक झील है और यहाँ तक अंदर तक फैली हुई है, पैगोंग सू झील। ठीक है ना, कौन सी झील है, पैगोंग सू झील। पैगोंग सू झील आपको यहाँ पे बॉर्डर पे दिख रही होगी और इसकी कंडीशन क्या है इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, देखो ध्यान से। हटा दीजिए अभी, चलो बाद में दोबारा करेंगे। इस लेक की अगर मैं बात करूंगा तो ये है हमारे भारत की हाईएस्ट स्लाइन वाटर लेक। ये है सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। बात समझ में आ रही है, ये कैसी है, ये है सबसे ऊंची खारे पानी की झील। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना, ये खारी क्यों है, एक्चुअल में ये ना लैंडलॉक है, या मैं ये लिख देता हूं बाउंडेड लेक है। ये कैसी झील है, भूमिबद्ध झील है। देखो ये माउंटेन है यहां पे, और इन्हीं माउंटेन की ऐसे लगभग यूं, ऐसे यूं माउंटेन की ना ऐसी किनारी से बनी हुई है। तो मैंने बताया आपको भी, जैसे ये वाला सेक्शन जो है ये तो एक माउंटेन हो गया। और बना लेते हैं आगे, इस टाइप से कुछ लेक बनी हुई है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, होता क्या है, ये पूरी तरह से बाउंड है इधर से भी इधर से भी। तो पानी इस नदी में जो आता है ग्लेशियर मेल्ट होने से, वो पानी यहां पे भरा रहता है। पानी यहां भरा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं पानी। और जब पानी यहां पे भरा रहेगा तो इसके बाद एक और यहां पे प्रॉब्लम होती है। ये जो माउंटेन है, माउंटेन से क्या रिलीज होते हैं, मिनरल्स। जो माउंटेन है इस माउंटेन से मिनरल्स रिलीज होंगे, और जो मिनरल्स रिलीज होते हैं वो इसी के इसी में है ना, मिनरल्स जो रिलीज होते हैं वो इसी के इसी में भरे रहते हैं। इसी वजह से ये जो झील है इसका वाटर स्लाइम वाटर पाया जाता है इसमें। मैं लिख देता हूं इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, कारण है इसके पीछे स्लाइम होने के, क्योंकि इसमें डिपोजिशन है, किसका, डिपोजिशन ऑफ रॉक मिनरल्स। चट्टानी खनिजों का जमाव है, चट्टानी खनिजों का जमाव होने की वजह से ये हमारे भारत की, ठीक है, सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना समझना, ये जो मैंने यहां ये बना रखे ना, आपको लग रहा होगा कि टाइम पास कर रहे हैं इसको बनाने में, नहीं, ध्यान से सुनना। ये जो पॉइंट है ना इसको फिंगर्स बोला जाता है, फिंगर्स ऑफ लेक। आगे बात समझ में, जो टोटल 8 है इसे कहा जाता है फिंगर्स ऑफ लेक, जो कॉर्नर है। अब अगर हम देखेंगे इस झील में क्या कंडीशन है भाई साहब, आप ऐसे समझ लो कि ये एल एसी लाइन है, तो बताओ डिस्प्यूटेड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ऐसा माना जाता है, ध्यान से सुनना, जो ये पैगोंग सू झील है इसका 50% पार्ट जो है वो तो है चाइना में या तिब्बत में, 10% इसका भाग है अक्साई चीन में, और 40% जो इसका पार्ट है वो है हमारे लेह में। ठीक है जी, कहां पर है, लेह में। तो अक्सर करके ये क्या है, यहां पर ये एक क्लैश पॉइंट बना हुआ है, किस किसके बीच में, क्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये क्या है, भारत और चीन के मध्य विवादित बिंदु है। दोस्तों आप इतना ट्रस्ट कर लेना मेरे पे, ठीक है, कि मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में नहीं पूछी गई है। यहां से आप जब प्रीवियस क्वेश्चन उठाते होंगे आपको ये सारे वर्ड सुनने को मिल जाते होंगे। ओके, देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, क्लैश पॉइंट बना हुआ है पैगोंग सू लेक, और ये भी लॉकडाउन के टाइम पे चर्चा में आया था। एक्चुअली में पता है क्या, यहाँ पे एलएसी लाइन होगी, ये बॉर्डर हो गया इंडिया और क्या नाम है चाइना वाला। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे भारतीय भी अपनी पेट्रोलिंग करते हैं और ये चीनी सैनिक भी पेट्रोलिंग करते हैं, तो उसी पेट्रोलिंग के दौरान झड़प हो जाती है। और ये वही क्षेत्र है जहां पर, भाई सब चाय भिजवा दो, ये वही क्षेत्र है जहां पर 3 इडियट मूवी का जो लास्ट सीन है ना,
थ्री इडियट मूवी का जो लास्ट सीन है वो शूट हुआ था वहां पे, अगर आपको याद हो तो। अब यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पैगोंग सो लेक किस देश की सीमा पर स्थित है, पैगोंग सो लेक का पानी खारा क्यों है, बात समझ में आ रही है, एलिस लाइन बोला मैंने, पैगोंग सो लेक जो है उसका पानी खारा क्यों है, तो मैंने आपको बता दिया कि खारा पानी होने के पीछे कारण क्या है, बात क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम पढ़ रहे थे अभी क्लास पॉइंट के बारे में, तो उन क्लास पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, देखो ध्यान से, मैंने टोटल 4 क्लास पॉइंट बताए, एक बार मैं उनको ना रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। कौन गया भाई, इस पर ना दिमाग जब भी खराब होता है, जब जरूरत होती है तो मैं मिलती नहीं, फिर लगता है छोड़ा यार, हाथ से बना के फ्री करो उसे। ये वाला डाउनलोडेड है हमारे पास, इसी को देखो आप, देखो लगभग यहां से हमने मान लिया कि ये हमारा ऐसे, ये कौन सा रीजन है पूरा का पूरा, ये है भैया अक्साई चीन, ठीक है, ये क्या हो गया अक्साई चीन। अब ध्यान से सुनना, मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या पढ़ाया, इस रीजन में क्या पड़ता है, हिंदी में लिख देता हूं, यहां पे पड़ता है दौलत बेग ओल्दी, पहला पॉइंट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां दूसरा पॉइंट पड़ेगा, और इसको मैंने नाम क्या बताया था, दीप संग मैदान, पूरा समझ में आया। तीसरा पॉइंट लगभग यहां पड़ेगा इस पूरे पूरे रीजन में, और इसको हमने क्या नाम दिया, गलवान वैली। तीसरा हो गया डिस्प्यूटेड पॉइंट। इससे और नीचे आएंगे तो फिर अभी हमने क्या पढ़ा, यहां फोर्थ नंबर पे, यहां यूं एक लेक थी फोर्थ नंबर पे, जिसका नाम क्या है, पैगोंग सू थी। 4 क्लास पॉइंट हो गए, ठीक है। अब 5वां क्लास पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, यहां पर एक सेक्टर पड़ता है जिसका नाम है चुसूल, यहां एक घाटी पड़ती है जिसका नाम क्या है, चुसूल घाटी, बात क्लियर यहां तक। यहां कौन सी घाटी पड़ती है, चुसूल घाटी पड़ती है, और चुसूल घाटी को समझने के लिए मैं आपको एक और मैप दिखाता हूं। हाँ 12, कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कर दियो उसे, आज यूट्यूब पे मन लग रहा है। आप इस वाले मैप को देखो, यहाँ थोड़ा सा आपको दिखेगा, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये है जी आपकी पैगोंग सू लेक, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो मैंने बना रखी है, इस पैगोंग सू लेक से जब आप नीचे की तरफ देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चुसूल दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पे, चुसूल। चुसूल एक घाटी है जहां पर इंडिया की एयर स्ट्रिप बनी हुई है, और इसी घाटी में एंटर होने के लिए यहाँ पर एक दर्रा है ये, जिसका नाम है रेजांगला, और एक दर्रा है जिसका नाम है रेचिनला, रेजांगला और रेचिनला, ये क्या है, दर्रा है, बात समझ में आ गई, दिख रहा है आपको। स्पांगुर गैप थोड़ा सा इधर की साइड है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा पैगोंग सू लेक का जो साउथ बैंक है, यानी जो दक्षिणी किनारा है, इसके थोड़ा सा इधर की तरफ चुसूल है, चुसूल एक घाटी है, और चुसूल घाटी में एंटर कहां से किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा रेजांगला दर्रे से होकर के। और अब आप आगे की पूरी कहानी समझ गए होंगे, आगे की पूरी कहानी तो आपको याद आ गई होगी रेजांगला से, तो चलिए अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, मतलब चुसूल वैली। और अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, चुसूल वैली के बाद में ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे क्या जाएगा, रेजांगला, ठीक है। याद रहा कुछ आपको रेजांगला के बारे में, रेजांगला बेसिकली क्या है, चुसूल घाटी में एंटर होने के लिए एक पास है, माउंटेनियस पास है, ठीक है, मैं लिखता हूं इसके बारे में, देखो फोर्थ नंबर पे लिख देता हूं, फिफ्थ नंबर पे लिख देता हूं मैं, रेजांगला। रेजांगला के बारे में अगर हम देखेंगे तो ध्यान से सुनना, ये क्या है, गेटवे ऑफ लेह, आगे बात समझ में। चुसूल घाटी लोकेटेड कहां पर है भैया, ये पूरा का पूरा जो मैप देख रहे हो ना, लद्दाख का है, हिमाचल तो है नहीं दूर दूर तक, गेटवे ऑफ लेह, लेह का प्रवेश द्वार है रेजांगला, और ये अपने आप में है क्या, तो आपका आंसर होगा ये है माउंटेनियस पास, ये क्या है, अपने आप में एक पर्वतीय दर्रा है, ठीक है, क्या है अपने आप में एक पर्वतीय दर्रा है। रेजांगला में लड़ाई जो हुई थी उसमें 18 नवंबर 1962 की बात है, जहां पर एक अही रेजिमेंट ने यहां पे लड़ाई लड़ी थी, और ऐसा माना जाता है 120 भारतीयों ने 1500 चीनी सैनिक मार दिए थे, ठीक है, 1500 चीनी सैनिक मारे। चुसूल वैली जो है इसे क्या माना जाता है, तो आपका आंसर होगा यहां पर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर हमारी इंडिया की एयर स्ट्रिप है। दोस्तों ओवरऑल अब हम पहुंचे हैं एक मुद्दे पर, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम पूर्वी लद्दाख की बात करेंगे तो चाइना के साथ 5 हमारे क्लास पॉइंट हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है ना, एक एक करके मैं सारे करा दूंगा, है ना।
ध्यान से सुनना, यहां पर हमें क्या ध्यान में रखना है, 5 क्लास पॉइंट में सबसे पहले आप देखोगे, एक बार मेरे साथ जल्दी से रिपीट करोगे। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? दौलत बेग ओल्दी है। दूसरे नंबर पे देपसांग प्लेन है। तीसरे नंबर पे गलवान घाटी है। चौथे नंबर पे पैगोंग सो लेक है। पांचवें नंबर पे रेजांगला है। पांचवें नंबर पे क्या है? रेजांगला है। एयर स्ट्रिप का मतलब हवाई पट्टी, जहां पर सैनिकों के हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं और जहां से आवागमन रहता है। ठीक है, 5 क्लास पॉइंट यहां पर हमारे ऐसे हैं जो कि विवादित है किसके साथ? चाइना के साथ। बात समझ में आ रही है? पैगोंग सो लेक के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें कैसा पानी पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा जो पैगोंग सो लेक है इसमें पानी पाया जाता है कैसा? खारा पानी। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से बाउंड है। ऐसी कौन सी लेक है जिसमें फिंगर्स पाई जाती है, जिसके कॉर्नर को फिंगर नाम दिया गया है? पैगोंग सो लेक है। बात समझ में आ रही है? कौन सी पॉइंट पर ज्यादा क्लैश रहता है? फिंगर 4 पर, है ना? चौथे पॉइंट पर हमेशा कोई ना कोई विवाद रहता ही रहता है। यहां तक आप लोगों को पूरा समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो अब और आगे बढ़ते हैं सर। जब हम और आगे बढ़ेंगे ना, तो याद रखना, यहां मैं केवल अभी तक लेह की बात कर रहा हूं। इस वाले रीजन में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस। क्या है यहां पर? हेमिस नाम से नेशनल पार्क है। और जो ये चुसू लिख रखा है मैंने, इसी के यहीं पर एक, इस वाले रीजन में यहां पर एक लेक है। मैं लिख देता हूं लेह में क्या क्या है। एक तो है भैया हेमिस नेशनल पार्क, और एक है यहां पर सो तोसो मोररी लेक। ये तो है हमारे भारत का रामसर वेटलैंड, और ये है हमारे इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क। क्या कहते हो? मजे ही मजे। अब टाइम आपका हो चुका है, इसे पूरा फिनिश कर दूं मैं। अभी हमने इतना सेक्शन पढ़ा है, इसका भी फिनिश कर दूं अगर आपके पास टाइम हो तो। कोई दिक्कत ना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे का टाइम है, अगली क्लास में उसको ऑफ करा दूंगा, है ना? एक लंबे अरसे के बाद यूट्यूब पर क्लास लेने में मजा आ रहा है। जल्दी बताओ। अब यहां से आपका एक, मैं सच बता रहा हूं आपको, 50 से 60 क्वेश्चन यहां से निकल के जाऊंगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? हमारे भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है। किस यूनियन टेरिटरी में है? लद्दाख में है। किस जिले में है? लेह में है। किस जिले में है? लेह में है। बात क्लियर है यहां तक? चलो सारे लोग एग्री कर रहे हो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ की और इधर वेस्ट वाले रीजन की, इधर क्या है ना? इस वाले रीजन की बात करते हैं। ओके चलिए। आगे से मैं जो क्लास लूंगा ना उसमें मैं पहले से डाउनलोड रखूंगा। भाई क्लियर हो जाए थोड़ा। चलो हो गया काम। इस मैप को देखो आप ध्यान से। जब आप इस मैप को देखोगे तो इस मैप को देखने पर आपको क्या जानकारी प्राप्त होगी? सर जानकारी ये प्राप्त होगी कि यहां से जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अधिकार में नहीं है। इस पूरे के पूरे भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा पीओके कहा जाता है। इस पीओके का जो ऊपर का भाग है, जो लद्दाख के क्या नाम है, लद्दाख की रेंज में आ रहा है, इसे गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है, हाँ या ना? जबकि नीचे का जो भाग है इसे कहा जाता है आजाद कश्मीर। इसे क्या कहा जाता है? आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना। यहां पता है क्या है? आजाद कश्मीर कहा जाता है, ठीक है सर। 1947 में पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे भाग पर अधिकार कर लिया, और यहां एलओसी लाइन है जो पीओके को हमारे इंडियन टेरिटरी से अलग करती है। क्लियर है यहां तक? चलिए सर, ऊपर की तरफ से जब आप देखना शुरू करोगे तो आपको यहां पर ये वाला क्षेत्र और दिखाई दे रहा है। ये वाला जो ये वाला क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है? तो तब आपका आंसर होगा, इस वाले क्षेत्र को सक्शगम घाटी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सक्शगम घाटी के नाम से जाना जाता है। और सक्शगम घाटी को क्या हुआ था? चाइना ने क्या किया था? चाइना को पाकिस्तान ने ये ऐसे ही गिफ्ट में दे दी। कौन सी घाटी? सक्शगम घाटी। कब? 1963 में। और ये सक्शगम घाटी वही घाटी है जहां पर K2 पीक स्थित है। बात समझ में आ रही है? यहां पर कौन सी पीक है? तो आपका आंसर होगा यहां पर K2 पीक स्थित है। क्लियर है यहां तक? चलिए मैं बताता हूं इसको, देखो ध्यान से। नॉर्थ वाले सेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या जाता है, देखो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाती है सक्शगम घाटी। ठीक है जी। ये किसका पार्ट है? प्रेजेंट में किसका पार्ट है? देखो 1947 में इसको इन्वेडेड कर लिया गया और इसको किसका पार्ट बना दिया गया? पार्ट ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान। 1947 से, है ना? ये क्या है? तो आपका आंसर होगा ये है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है। और 1947 से पहले किसका भाग था? भारत का भाग। 1963 में क्या होता है? 1963 में क्या हुआ? पाक ने क्या किया? पाक गिफ्टेड टू चाइना। पाकिस्तान ने इसको क्या कर दिया? गिफ्ट में दे दिया। किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। आगे बढ़े। सक्शगम घाटी जो है इसी के नॉर्थ में एक और घाटी पड़ती है जिसका नाम है हुंजा वैली। इसे पता क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ। और ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ का मतलब होता है जहां लोग सामान्य से ज्यादा, है ना, लोग सामान्य से ज्यादा जहां पर अपने जीवन को जीते हो। 1934 की बात है। 1934 में ये क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चा में आया था क्योंकि ब्रिटेन ने एक महिला को वीजा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपका जो जन्म तिथि है वो 1832 है, मतलब 102 साल के करीब के होंगे आप, वीजा लेके क्या करोगे?
फिर ये काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ कि 102 साल के कैसे हुए। एक्चुअल में ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जीवन सबसे ज्यादा जीते यहाँ के लोग 60 से 70 साल की एज में भी वो ऐसा फील करते हैं जैसा हम लोग 35 से 40 की एज में फील करते हैं, मतलब काफी यंग रहते हैं, काफी स्वस्थ रहते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को पता ही नहीं है इन लोगों को। ठीक है, तो याद रखना ये जो हुंजा वैली है ये किस लिए जानी जाती है, तो एक तो जानी जाती है ये क्या बोलते हैं उसको, लाइफ एक्सपेंड, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जीवन प्रत्याशा लिखता हूं, जीवन प्रत्याशा के लिए, और ये जानी जाती है ब्यूटी के लिए। सबसे ज्यादा सुंदर महिलाएं हैं यहाँ पर हुंजा वैली। ये किसका पार्ट है, गिलगिट बाल्टिस्तान का पार्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा तो इसी में अब अगला पॉइंट आएगा इसके बाद में कारगिल। कारगिल की अगर मैं बात करूंगा तो ये सुरू रिवर के बैंक पर है। 1999 में क्या हुआ था, है ना, 1999 में क्या हुआ था भाई साहब, 1999 में युद्ध हुआ था, और जो इंडिया पाक वार हुआ था इसी में इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय चलाया था, और विनर कौन रहा था इसमें, इंडिया। ये नोट करो जल्दी से पॉइंट, ऑपरेशन विजय चला था ना यहाँ। कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन विजय। आगे बढ़े, एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो ये वाला क्षेत्र है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो क्षेत्र है, इसी में एक तो देखो सक्शिगम घाटी बता दी मैंने, एक हुंजा घाटी बता दी। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें ये एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन, सांदुर प्लेन। जो ये शानदार मैदान है ना, यहां पर है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। यहां पर क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है। यहां पर क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पोलो का मैदान है। ये उसने टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कारगिल डे कब मनाया जाता है, एक बार कमेंट करो। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करो फटाफट से, यूट्यूब वाले कैसे पीछे हो। कारगिल डे की बात कर रहा हूं मैं गधो, 14 फरवरी को नहीं मनाया जाता, मुक्का खाएगा। जल्दी से कमेंट करो, 26 जुलाई कारगिल दिवस जो कब मनाया जाता है, 26 जुलाई। हो गया पूरा नोट। चलो, अब तक आपने देखा डिजिटल मैप पे, अब हम अपने अकॉर्डिंग खालिस्तानी करेंगे, जो कुछ भी पढ़ा हमने। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताते चलोगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। नीचे जम्मू कश्मीर हिमाचल रहेगी, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है जी, अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताओगे कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूं। बताओ, इस पूरे के पूरे रीजन का नाम बताओ मुझे, क्या है, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा जो मैं आपको पढ़ाया अभी। फटाफट से नाम बताओ इसका, इस वाले रीजन का नाम क्या है, फोन आप ले लो जल्दी से कमेंट। वेरी गुड, श्रेया नाम से सबसे पहले यूट्यूब पर आंसर है। इस वाले रीजन का नाम है अक्साई चीन। शाबाश, कब, 1962। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इसका नाम बताओ क्या है, ये जो रीजन है, फटाफट से नाम बताओ इसका क्या है, बिना देखे बिना सोचे समझे सीधा आंसर करना है, जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा। इस वाले सेकंड पॉइंट का नाम बताओ क्या है, गिलगित रीजन है, बिल्कुल गलत, बताओ क्या होगा, गिलगित रीजन है ना, अभी तो पढ़ाया था, डिजिटल मैप पे भी दिखाया था। सुनील का करेक्ट आंसर आया, ठीक है, सुनील एवरीथिंग एसएस। इसका नाम है सक्शिगम वैली, सक्शिगम वैली। अच्छा चलो, यहां पे इस वाले क्षेत्र का नाम मैं बता देता हूं, इस वाले क्षेत्र का नाम क्या है, इसी का नाम है हुंजा वैली। इस वाले रीजन में यहां पर क्या है, सांदुर प्लेन्स, याद है, जहां पर सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड है, सांदुर पुल। अब ये एलओसी लाइन है ना, यहीं पे तो कारगिल है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है यहां पे, कारगिल। लगभग यहां पर कौन सा क्लैश पॉइंट आएगा, बताओ, इस वाले पॉइंट में। ये तो हो गया पहला, फिर आगे यहां दूसरा, ये तीसरा क्लैश पॉइंट है, तीसरे का नाम बताओ, चौथा, और यहां पांचवा। तीसरे क्लैश पॉइंट का नाम बताओ, मतलब नालायक है क्या, बाकी कुछ याद ही हुआ, मैंने एक पॉइंट बता दिया कि हुंजा घाटी में सबसे सुंदर महिलाएं, तो वो उसको याद हो गया तुरंत। इंसानी फितरत कहीं भी रन दिखाती है, वो वाली बात कर रहे हैं ना तू। यहां पर आएगा तीसरे पॉइंट पे गलवान, और ये क्या हो गया, डीबीओ, और ये क्या हो गया, दीपसांग प्लेन। चौथे नंबर पे पैगोंगसो, पांचवें नंबर पे रेजांगला। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है, एलओसी, और इधर से जो लाइन आ रही है वो एलएसी। अच्छा, इन्हीं के बीच में क्या स्थित है, यहां पे
ये वाला जो पॉइंट है सियाचिन, ये क्या है? सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ये रह गया, इसको मैं अभी यहीं पे बता देता हूं। सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं बात करूंगा तो काराकोरम रेंज पर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसे माना जाता है हाईएस्ट बैटल लैंड, इसे माना जाता है सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। अगर आपसे पूछा जाता है यहां से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है, नुब्रा नदी निकलती है भैया सियाचिन ग्लेशियर में। और क्या खास बात है? ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत कब? 1984 में। 1984 में क्या? ऑपरेशन मेघदूत, हाँ ना। कौन सा नेशनल हाईवे लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है? NH1। कौन सा नेशनल हाईवे लेह और मनाली को कनेक्ट करता है? NH3, ठीक है। और लिखना चाहो इसी में तो और क्या पढ़ा हमने? यहां पर लगभग क्या है, यहां और यहां, ये तो है रामसर वेटलैंड और ये है हेमिस नेशनल पार्क। और अगर आपसे पूछ लेता है ये पूरा का पूरा रीजन कौन सा है, तो मैं लिख देता हूं ये है गिलगित रीजन, गिलगित बाल्टिस्तान। एक बार पूरा मैं अच्छे से देखो, मजा आया नहीं? तुझे आ रहा है कुछ समझ में? ये पॉइंट को आप बेशक तैयारी नहीं कर रहे हो तब भी आपको आनी चाहिए। पता है, अगर आप मेरा सजेशन मानो तो, वैसे मानोगे नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, एज पे दूसरे की बातें कम अच्छी लगती हैं, अपनी बातें ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप ना खुद अपने हाथ से बने हुए मैप से पढ़ा करो। अगर आप एक बार बताओ, आप इस मैप को आप खुद बनाना सीख जाओ, थोड़ी सी मेहनत ही तो लगेगी, बट एक बार अगर आप इसको बनाना सीख गए ना, तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई भी लोकेशन इधर उधर कर दोगे या भूल जाओगे। और अगर आप गूगल मैप पे पॉइंट आउट करना वो सब करना, मुझे तो आते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरह से करा दूंगा, आज करने की कोशिश भी की मैंने, लेकिन उस पर क्या ना पॉइंट लगाते रह जाओगे आप। तो मेरा कहने का मतलब है इन चीजों को बनाना सीख लो। ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि आपके एग्जाम में आनी है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे रोज हमारे सैनिक रात दिन एक करके कितना कड़ा पहरा दे रहे हैं। आप देखो सियाचिन ग्लेशियर पे, वहां पे जब पेट्रोलिंग होती है ना वहां पे, तो कोई सर्च करके देखना वहां पे वीडियो पे, जो पैरों के नीचे के तलवे होते हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें घाव हो जाते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, स्किन बिल्कुल अंदर से डेड हो जाती है। तो ये वो प्लस पॉइंट है जिनके बारे में हमें एक देश का नागरिक होने के तहत हमें जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ में आ रही है नहीं? एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको? लेह के बारे में बताया, सॉरी लद्दाख के बारे में बताया। 2019 में यूनियन टेरिटरी बना है। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा सबसे बड़ा इसका क्षेत्र लेह है। आगे हमने क्या सीखा? सामने आपके सारे सारे पॉइंट है। एक लद्दाख की मैपिंग कंप्लीट हुई अभी, है ना? एक लद्दाख की मैपिंग कंप्लीट हुई अभी। इसी बेस पे सारी स्टेट की करा दी जाए तो मजा आ जाएगा। करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट को बता दूं कि मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों के बारे में कभी सोचा नहीं है, बस कि वो वीडियो हट गए, डिलीट हो गए, नहीं तो आपको पहले देखने में और लगता कि हाँ बाकी मैं टीचर ने सोचा समझाया कुछ। बीच में थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई तो भागदौड़ का टाइम रहा, मुझे सच में टाइम नहीं मिल पाया। अब मेरे पास प्रॉपर टाइम है तो मैं जल्दी ही एक दो दिन में अनाउंस कर दूंगा। कुछ ना कुछ जीएस के सेक्शन में मेरे सब्जेक्ट की तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर वो स्टेट मैपिंग हो या फिर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी हो। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूर होगा, है ना, क्योंकि लगभग साल भर सोने के बाद अब जाग चुके हैं। लद्दाख प्लेट्यू भी है एक्चुअली में। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यहाँ पे, इस पूरे के पूरे सेक्शन को लद्दाख प्लेट्यू का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि फ्लैट है, एलिवेटेड है बट है फ्लैट, इसलिए माना जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पे शुरू कर दे, डालोगे हेडिंग जम्मू कश्मीर? चलो डालो हेडिंग जम्मू कश्मीर। सर स्टेट मैपिंग करा देना, मैं कुछ ना कुछ जरूर कराऊंगा, जब कह दिया तो कह दिया। जम्मू कश्मीर हेडिंग डालो चलो, और दो लाइन लिखो इसमें, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम इट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रेजेंट टाइम इट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। आगे लिखो इसी में। अब जम्मू कश्मीर का बॉर्डर सोचकर देखो आप किस किसके साथ से होगा। ये तो देखो पूरा कंप्लीट करा दिया मैंने, खींच के, ठीक है। चलो मैप के अकॉर्डिंग देखोगे ना, फिर डाउनलोड करना पड़ेगा। आगे से आपका ये टाइम जो भी जाता है, 2 मिनट आपको इंतजार करना पड़ता है। मैं पूरा आगे से सेट करवा के रखूंगा। जिस भी वैसे मैं पंजाब की मैपिंग कराने वाला था, मैंने पंजाब को पढ़ा देते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत बेसिक पॉइंट है पंजाब में, मजेदार। मैप ऑफ जेके, फिर मुझे लगा कि कोई उसका आधार होगा नहीं, कहीं से भी शुरू हो जाएगा वो, इसलिए फिर यहां से शुरू किया। आकाश इसका टाइटल चेंज करें क्लास का, स्टेट मैपिंग लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। ये देखो आप, जो रेड कलर में है ना, रेड कलर में जो है ये आपका जम्मू कश्मीर है, जो भारत का प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। चल ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जब इसको देखोगे आप, अच्छा मैक्सिमम हो गया। जब आप देखोगे इस मैप को तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? इस क्षेत्र को कहा जाएगा लेह। ये हो गया जी आपका, एक्चुअल में तो प्रेजेंट टाइम का लद्दाख हो गया, मैं लद्दाख लिख देता हूं। ये हो गया लद्दाख, ये अभी आपने पढ़ा है, ये हो गया अक्साई चीन, ठीक है। लद्दाख और अक्साई चीन,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इससे आगे अगर हम आगे बात करेंगे तो जो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है इसको क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पीओके। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर हमारा। अब जम्मू कश्मीर का बॉर्डर किस किसके साथ शेयर होगा ये चीज भी देख लेते हैं हम, है ना। तो जब बॉर्डर की बात करेंगे हम, ध्यान से सुनना, तो इधर साइड जो ये स्टेट है ये कौन सा है, पंजाब। पंजाब के बाद फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो जो ये स्टेट है ये कौन सा है, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और ये ऊपर की तरफ क्या आ गया हमारा, जम्मू कश्मीर। ठीक है जी। और इसको भी मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं यहां से। जब आप यहां से डिवाइड करोगे तो जो ये वाला भाग होगा इसको क्या कहा जाएगा, आजाद कश्मीर। और ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा, ये मैं बता ही चुका हूं आपको, गिलगिट बाल्टिस्तान। पहले लोकेशन पे फोकस करो जो आपके सामने बनी हुई है, एक बार इनको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर अगर हम नॉर्थ से काउंट करना शुरू करेंगे तो नॉर्थ में आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान, उसके बाद में ईस्ट में है लद्दाख, उसके बाद में फिर साउथ ईस्ट में है हिमाचल प्रदेश, साउथ में है पंजाब, और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है आजाद कश्मीर। बात क्लियर है यहां तक, पश्चिम में क्या है, आजाद कश्मीर। अच्छा, भारत का जो नया मानचित्र है उसके आने से पता क्या हुआ, पहले जब आप पुरानी बुक उठाओगे, पुरानी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको जानकारी मिलेगी कि जम्मू कश्मीर की सीमाएं चीन के साथ लगती हैं, जबकि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो क्या नाम है, चीन के साथ अब नहीं लगती है, जैसा कि आप मैप पर देख पा रहे हो, है ना। आगे बढ़ जाए, कितने जिले टोटल जम्मू कश्मीर में, 22 जिले। कितने जिले हैं टोटल, 22। ओके चलो, अब अगर मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की, यहाँ पे 2 वेबसाइट पे अलग अलग रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पे अलग है और यहाँ की जो यूनियन टेरिटरी वेबसाइट जो उस पे अलग है, वो 20 और 22 का चक्कर रहता है। लेकिन आप 22 अगर आप करेक्ट, मतलब मेरे अकॉर्डिंग 22 अगर आप लगाओगे तो ज्यादा ठीक रहेगा वो, है ना। 22 है टोटल। अब अगर मैं बात करूंगा इसी में जम्मू कश्मीर में क्या खास है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में देखो, एक तो रियासी क्षेत्र आता है, रियासी जिला है इसका, सॉरी रियासी वाला जो जिला है इसका वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना हुआ है चिनाब नदी पर। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा जाना जाता है वो जाना जाता है किस चीज के लिए, तो तब आपका आंसर होगा, यहां जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में करेबा सॉइल पाई जाती है। आगे बात समझ में, क्या पाई जाती है, करेबा सॉइल पाई जाती है, करेबा मिट्टी पाई जाती है, और वो करेबा मिट्टी जानी जाती है किसके लिए, तो आपका आंसर होगा, करेबा मिट्टी जानी जाती है सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो तब आपका आंसर होगा उधमपुर, है ना। आपका आंसर क्या होगा, उधमपुर। ओके, क्या होगा, उधमपुर। जेफ्रॉन वैरायटी है सेफ्रॉन की, जिसका प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ओके चलो, अब इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ या तो शाम के टाइम पर ही आपके सेशन कंप्लीट हो पाए या फिर सैटरडे टू सैटरडे हो पाए, लेकिन हाँ पूरे कंप्लीट कराए जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। ओके, और जो स्टूडेंट ज्योग्राफी स्पेशल बैच में जुड़ना चाहते हैं तो अभी भी उसके बैच के एडमिशन ओपन है, 799 रुपए फीस है ना। उसमें आपको इतना सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो 799 छोड़ो आप यार, 1000 रुपए में अगर मुझे 2-4 स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, पैसे वसूलोगे, है ना। तो अगर आप तैयारी बेहतर करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं कि आपकी तैयारी को बेहतर कर सकता हूं, थोड़ी बहुत मेरे में नॉलेज है, तो आप बैच में परचेज कर सकते हैं। बाकी फिर मेरा ये कहना है, आपको जहां ठीक लग रहा है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ो, है ना। तैयारी करो, क्योंकि लास्ट में कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि कहां से पढ़े, आप क्या किया। लास्ट में आने के बाद फिर आपके पास बस 2 ही जवाब आपसे बोले जाएंगे कि भाई हाँ सिलेक्शन हुआ, हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो अपना जो फालतू का जो टाइम आपका निकल जाता है ना हर टीचर के अंदर ये ढूंढने में, किसने क्या कमी, इसने क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, इन सारी की सारी चीजों को छोड़ करके आप सीधा सीधा फोकस करो। आप मुझसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, यूट्यूब पर किसी की भी क्लास देख रहे हो, प्रोडक्टिविटी पे सीधा सीधा फोकस करो कि अगर मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूं, आज आपने मेरी क्लास ज्वाइन की तो मेन पॉइंट ये है कि आपने क्या नया सीखा।